Assalamu alaikum, dear friends. I welcome all of you to my YouTube channel J&K Ideal Academy. Friends, I hope that all of you are fine and doing well. दोस्तों हम बहुत टाइम से ऑनलाइन नहीं आए. The reason being that I got a bit busy. But friends, I thought of preparing a mock test series for the upcoming Finance Accounts Assistant exam. दोस्तों जो आप लोगों का फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है जो JKSSB की तरफ से कंडक्ट होगा, उसमें हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए, ताकि जब आप कल एग्जाम में अपीयर हो जाओ तो आप लोगों को MCQs टैकल करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. दोस्तों इस मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये सेक्शन वाइज हम अपलोड करेंगे. इसके मुतालिक जो भी वीडियोस होंगे अपलोड वो सेक्शन वाइज करेंगे. पहला सेक्शन जो हमने इसमें चूज किया है वो होगा इकोनॉमिक्स का सेक्शन, और इकोनॉमिक्स में हम एक एक करके जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स पे एक एक लेक्चर होगा MCQs का. कुछ जो छोटे टॉपिक्स हैं उसमें 20-25 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनमें 35, 40 और 50 तक भी MCQs हम अपलोड करेंगे. तो दोस्तों ये सीरीज जो चलेगी ये सेक्शन वाइज चलेगी और पूरे सेक्शंस कवर करने की हम कोशिश करेंगे. तो ये इस मॉक टेस्ट सीरीज की एक डिस्टिंक्शन होगी कि all the topics which are included in the syllabus of finance accounts assistant, they will be covered in this mock test series, so that you will not face any sort of difficulty when you will appear in the examination. और इस मॉक टेस्ट सीरीज का एक फीचर ये भी होगा कि पहले जो टॉपिक्स अपलोड होंगे, पहले जो MCQs अपलोड होंगे वो इजी लेवल के होंगे, और जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना उनकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी. क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते. मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, and we'll try to make you understand the main जो क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में. उस एग्जाम में एक्चुअल एग्जाम में आप असली जो एक्चुअली आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसको कैसे टैकल किया जाए, तो ये आप इस MCQ सीरीज में सीख जाएंगे. और इस तरह से आपका जो डर होता है एग्जाम में, आपका जो वो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है वो खत्म हो जाएगी, and you will face your examination with much enthusiasm and with frankness. So friends, let us go and let us start this MCQ series. पहला जो सेक्शन है बेसिक इकोनॉमिक्स का है, और पहला जो टॉपिक हमने चुना है वो है आपकी इकोनॉमिक्स सेक्शन का जो पहला ही टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. So friends, let us go and let us start this MCQ series. So here comes the first question. The fundamental concept of economics about resources is that resources are. Economics में जो fundamental एक concept है resources के बारे में, कि resources क्या है, क्या resources equally distributed हैं, unequally distributed हैं, scarce हैं या unlimited है. तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्कार्सिटी का. स्कार्सिटी का मतलब है कि रिसोर्सेज जो है उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है. ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज मीन्स दैट डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज मोर देन देयर सप्लाई. जितनी रिसोर्सेज की सप्लाई है उससे कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए डिमांड पाई जाती है. क्योंकि हमने पहला लेक्चर जो अपलोड किया है इकोनॉमिक्स के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें आपको स्कार्सिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है.
तो फंडामेंटल कंसेप्ट जो इकोनॉमिक्स में है रिसोर्सेज के बारे में यही है कि रिसोर्सेज आर स्कार्स। तो स्कार्सिटी का कंसेप्ट जो है ये एक बेसिक कंसेप्ट है बेसिक इकोनॉमिक्स में। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कभी कहीं पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है अनलिमिटेड भी नहीं है रिसोर्सेज। तो scarce resources, this is the basic and fundamental concept of economics about resources। ठीक है, तो resources के बारे में ये सबसे बेस्ट जो है कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, scarcity का कंसेप्ट। scarcity means the demand for resources is always greater than their supply। तो ये है scarcity का कंसेप्ट। दूसरा क्वेश्चन है, who is considered as the founder of microeconomics? ठीक है, so friends, let us remind once again that economics was divided into two categories, microeconomics and macroeconomics, by Ragnar Frisch। Ragnar Frisch ने इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हमने पहले भी कंसेप्ट्स जो है इकोनॉमिक्स के उसमें क्लियर किया है, लेकिन आगे भी थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका फाउंडर या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कंसिडर किया जाता है, वेदर इट इज एडम स्मिथ, जॉन कीन्स, फ्रेडरिक हाइक और मिल्टन फ्रीडमैन। तो यह है एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी जिनको कहा जाता है, या फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इनको कहा जाता है। सो एडम स्मिथ इज द राइट आंसर, फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस भी, या प्राइस थ्योरी, ये इसका अगला नाम है, दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज, who is considered the founder of macroeconomics? अब macroeconomics का फाउंडर किसको कहा जाता है? It is John Keynes, J.M. Keynes, जॉन मेनार्ड कीन्स, इसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ macroeconomics। Friends, the next question is, when analyzing the impact of a variable on the economic system, the other things, जब भी हम एक वेरिएबल का इम्पैक्ट देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम पे, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम पे एक वेरिएबल का क्या असर पड़ता है, तो बाकी जो भी चीजें हैं, बाकी जो भी फैक्टर्स हैं, उनका क्या होता है, मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, मस्ट बी एनालाइज्ड, मस्ट नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, नन ऑफ दीज। क्या बाकी जो जब भी हम किसी इकोनॉमिक वेरिएबल का इम्पैक्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक सिस्टम पे, तो अदर थिंग्स के साथ क्या होता है, बाकी जो भी फैक्टर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस इकोनॉमी पे पड़ता है, उनके साथ क्या होता है, क्या वो कांस्टेंट रहती है, क्या हम अज्यूम करते हैं कि उनको कांस्टेंट रखें, क्या उनको एनालाइज करें, क्या उनको कंसिडरेशन में ही ना लें, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, हमने लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी पढ़ा है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उनके लिए मैं पेश करता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर वेरिएबल्स बीइंग कांस्टेंट, अदर जो भी चीजें हैं, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। जब प्राइस एक गुड का इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है, और जब प्राइस उसका डिक्रीज होता है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। तो प्राइस और डिमांड जो है ये इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन अदर फैक्टर्स जो हैं जिनका असर डिमांड पे पड़ता है, लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स, या बाकी जो भी फैक्टर्स हैं जो जिनका असर डिमांड पे पड़ता है, हम अज्यूम करते हैं कि ये सारी चीजें जो है प्राइस के बगैर, इनको हम कांस्टेंट रखें। ठीक है, तभी हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ सकते हैं। इसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई में हम पढ़ते हैं कि प्राइस और सप्लाई जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है, लेकिन बाकी जो भी फैक्टर्स सप्लाई पे असर करते हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं। तो इसी तरह से जब भी किसी
वेरिएबल का इकोनॉमिक सिस्टम पर हमें असर देखना हो, तब हम ये अज्यूम करते हैं कि बाकी चीजें जो हैं, बाकी फैक्टर्स का जो असर पड़ता है, उस टाइम हम उन फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। ठीक है। सो जब भी हम किसी इकोनॉमिक वेरिएबल का इकोनॉमिक सिस्टम पे असर देखना चाहेंगे, तो उस टाइम बाकी जो भी फैक्टर्स हैं उनको दे मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगला क्वेश्चन, इनपुट्स आर कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस आउटपुट्स। जब भी हम इनपुट्स को कंबाइन करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम आउटपुट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। Which of the following include the fundamental inputs or we can say also called factors of production? ठीक है। देखिए, हमने कहा इनपुट्स को कंबाइन करके, इनपुट्स यहाँ पे मुराद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो जब भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वी प्रोड्यूस आउटपुट्स, तो तब हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन जो बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फंडामेंटल इनपुट्स हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उनके बारे में। ठीक है। क्या लैंड और कैपिटल है बेसिक इनपुट्स? क्या लैंड और लेबर है बेसिक इनपुट्स? लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और whether it is land, labor, capital and investment. So friends, as we all of know that land, labor and capital, these are the basic factors of production and these are managed by an entrepreneur. ठीक है। तो land, labor, capital और entrepreneur, these are the basic four factors of production, and basically we consider these land, labor and capital as the factors of production and these are managed by an entrepreneur। ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है इसका, land, labor and capital, these are the basic factors of production managed by an entrepreneur। Friends, another question is, those goods which are used to produce yet other goods are called। वो गुड्स जिनको यूज किया जाता है अगले गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। यानी वो गुड्स जिनको हम कंबाइन करके कोई और शेप देके कोई और गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन गुड्स को क्या कहा जाता है? फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और रिसोर्सेज। सो they are known as intermediate goods. Intermediate goods are those goods which are used to produce final goods। ठीक है। फाइनल गुड्स को बनाने के लिए फाइनल गुड वो होता है which is ready for consumption। ठीक है। जो कंजम्पशन के लिए रेडी होगा, जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, उसके यूज के लिए रेडी होगा, तो उसको कहते हैं फाइनल गुड। लेकिन इन फाइनल गुड्स को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल, कुछ ऐसी चीजों की, ऐसे गुड्स की जरूरत पड़ती है जो जिनको मिला के हम इस फाइनल गुड को शेप देते हैं। ठीक है। तो उन गुड्स को कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। द सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट्स इज टू डिटरमाइन द। मार्केट्स का जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उनका बेसिक रोल क्या होता है, सेंट्रल रोल क्या होता है मार्केट्स का। ठीक है। क्या वो डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, लेवल ऑफ इनकम और प्राइस ऑफ गुड्स? तो मार्केट फोर्सेस जो होते हैं, मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होते हैं, दे एक्चुअली डिटरमाइन प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स मार्केट में ही डिटरमाइन होता है, और मार्केट्स का जो मेन सेंट्रल रोल होता है, दैट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन करना, ये एक्चुअली मार्केट्स का ही सेंट्रल रोल है। सो द प्राइस ऑफ गुड्स is determined by market forces and this is the central role of markets. Adam Smith, the father of economics, was a। एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी जिसको कहा जाता है, जो हमने पहले भी पढ़ा, वो किस कंट्री के साथ बिलोंग करता था? जर्मन इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट? He was a Scottish economist as it is highlighted here. स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था एडम स्मिथ, स्कॉटलैंड के साथ बिलोंग करता था। सो एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट।
Question number 10 is the great object of the political economy of every country is to increase the riches and power of that country. ये जो definition है economics की, this definition of economics was given by, किसने दी है? ये definition जो है economics की, ये किसने दी है ये definition? The great object of the political economy of every country is to increase the riches and power of that country. Actually, this is the welfare definition of economics. हमने बेसिक प्रिंसिपल्स में पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स की तीन मशहूर डेफिनेशंस हैं, फेमस डेफिनेशंस हैं, वेलफेयर डेफिनेशन, वेल्थ डेफिनेशन एंड स्कार्सिटी डेफिनेशन. वेल्थ डेफिनेशन जो है वो एडम स्मिथ ने दी है वेल्थ ऑफ नेशंस बुक में, ठीक है. इसी तरह से जो अगली डेफिनेशन है वेलफेयर डेफिनेशन, ये मिल्टन फ्रेडमैन की है और ये उन्होंने ये वाली डेफिनेशन दी है. तो the great object of the political economy of every country is to increase the riches and power of that country. This definition is known as the welfare definition of economics, and it has been given by Milton Friedman. Question number 11 is Lord Robbins in 1932 in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science formulated which definition of economics? लॉर्ड रॉबिन्स या जिनको लियोनेल रॉबिन्स भी कहा जाता है, उन्होंने 1932 में एक बुक लिखी जिसका नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. इन्होंने इस बुक में एक इकोनॉमिक्स की एक मशहूर डेफिनेशन दी, जो अभी हम पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे उनमें से एक है, ठीक है. एक है वेल्थ डेफिनेशन, दूसरी है वेलफेयर डेफिनेशन, तीसरी है स्कार्सिटी डेफिनेशन. And this scarcity definition was given by Lord Robbins in 1932 in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. So we have come to know about all the three definitions of economics. The wealth definition, which was given by Adam Smith, the welfare definition, which was given by Milton Friedman, and the third is scarcity definition. This definition was given by Lord Robbins or Lionel Robbins in 1932 in this book. Question number 12 is here, friends. Which of the following type of economy has purely private ownership? Private ownership. देखिए, हमने types of economy भी पढ़ा है. So the private ownership of economy, ये किसका characteristic feature है? किस इकोनॉमी में ऐसा होता है प्राइवेट ओनरशिप? पूरी इकोनॉमी जो होती है वो प्राइवेट कंट्रोल के अंडर होती है. तमाम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेट कंट्रोल में होते हैं. दे आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, मिक्सड इकोनॉमी में दोनों का कंट्रोल होता है, और ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है ये दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. एंड दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, this capitalist economy is characterized by private ownership of the economy, private ownership of factors of production. So this is the right answer. Who determine prices in a capitalist economy? Capitalist economy में कौन price determine करता है? क्या गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है, बिग कॉर्पोरेट्स, मार्केट फोर्सेस और नन ऑफ द अबव? सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पहले ही हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है. बिग कॉर्पोरेट्स का भी कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, प्राइस पे. और ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस एक्चुअली जो इकोनॉमी होती है, हमने अभी पढ़ा था कि जो मार्केट्स हैं, द सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट्स, इट इज प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है. तो यहाँ पे भी डिटरमाइन जो प्राइस होता है, दिस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस एंड दीज आर द डिमांड एंड सप्लाई. एक्चुअली द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दे डिटरमाइन द प्राइस in a capitalist economy. So this is the right answer. Capitalist economic system is the feature of which of these countries?
इनमें से किस कंट्री में कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी पाया जाता है, या मेन फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमीज, ठीक है। यूएसए, चाइना, रशिया एंड इंडिया। तो यहाँ पे हाईलाइटेड किया है हमने यूएसए में कैपिटलिस्ट सिस्टम है और ये जो इकोनॉमी है दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैपिटलिज्म। बिकॉज चाइना में जो है, चाइना में सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी है, रशिया में सोशलिस्ट टाइप, यहाँ पे कम्युनिज्म है एक्चुअली चाइना में, रशिया में सोशलिस्ट टाइप और इंडिया में मिक्सड इकोनॉमी है। लेकिन यूएसए में जो है दिस इज प्योरली ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 goes like this. Who among the following controls the factors of production in a planned economy? ठीक है, एक्चुअली टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज जो है वो इसी बुनियाद पे की जाती है कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे किसका कंट्रोल रहता है। अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रोल रहता है तो फिर दैट्स ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एंड इफ देयर इज द कंट्रोल ऑफ government, then this is socialist economy, and if both the parties, that is the private entrepreneurs and the government, they uh, are stakeholders in the control of factors of production, then that is a mixed economy. Now which among the following controls the factors of production in a planned economy? अब planned economy जो है ये socialist economy का दूसरा नाम है। तो socialist economy में हमें पता है कि all the factors of production they are owned, managed and controlled by the government. So this planned economy, इसका भी मेन फीचर जो है इसमें जो कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, बिकॉज इट इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ डैश यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसका बिहेवियर पढ़ते हैं? क्या इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का बिहेवियर पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज ए होल पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, या दोनों में से कोई नहीं? तो माइक्रो इटसेल्फ मीन्स स्मॉल, इट मीन्स स्मॉल। तो जब भी हम माइक्रो की बात करते हैं तो हम स्मॉलर इकोनॉमिक यूनिट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट फर्म्स एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की हम बात, एक फर्म की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक हाउस होल्ड की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो दिस इज द राइट आंसर। इकोनॉमी एज ए होल इसकी बात नहीं करते क्योंकि इकोनॉमी एज ए होल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। Which of the following is the main cause of economic problems? Central problems of an economy. Central problems में 3 problems एक्चुअली आती हैं। What to produce, क्या प्रोड्यूस किया जाए, यानी किस चीज की डिमांड आज मार्केट में ज्यादा है। How to produce, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाए, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, किसके लिए। These are the 3 basic central problems of an economy. What to produce, how to produce and for whom to produce, ठीक है। But all these economic problems, why do they arise? ये economic problems क्यों होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले जो ह्यूमन वांट्स जो हैं दे आर अनलिमिटेड, ठीक है। ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, क्योंकि इंसान की डिजायर्स जो है, वांट्स जो हैं दे आर अनलिमिटेड, उनका कोई लिमिट नहीं है। स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अभी हम पढ़ रहे थे पहले ही कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं दे आर ऑलवेज स्कार्स, देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज होता है। फॉर एग्जांपल लैंड को हम फसल बनाने के लिए भी यूज करते हैं, और लैंड को हम कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज करते हैं, या लैंड को हम किसी और चीज के लिए भी यूज करते हैं। ये एक मतलब हम रिसोर्स की एग्जांपल देते हैं। बाकी जो भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, तो उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हैव alternative uses, and resources are scarce. All these three are the causes of economic problems, ठीक है। हमने कहा 3 economic problems हैं। What to produce, ठीक है, what to produce,
how to produce, and for whom to produce. These three economic problems arise because of these three causes. ठीक है, इन तीनों causes की वजह से ये तीन economic problems होती हैं. तो all these causes contribute towards the economic problems. इसीलिए economic problems होती हैं क्योंकि इंसान की जो वांट से वहां लिमिटेड है, वहां से रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स हैं और इस रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 18 is which among the following is an example of macroeconomic concept. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एग्जाम्पल है मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट का. मैक्रो इकोनॉमिक्स is that branch of economics in which we study about major economic variables, economy as a whole. बड़े बड़े जो economic variables होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म ये नहीं पढ़ते क्योंकि ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. अभी हम बात कर रहे थे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल यूनिट्स की बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा. डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं क्योंकि हम वहां पे इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं, इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, ये राइट आंसर है. एग्रीगेट डिमांड जो है पूरी इकोनॉमी की डिमांड को कहा जाता है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी जो इकोनॉमी है उसकी डिमांड को पढ़ते हैं. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी जो इकोनॉमी में तमाम जो इकोनॉमिक जो कंज्यूमर्स होते हैं, तमाम कंज्यूमर्स उनकी डिमांड को, उनकी एग्रीगेट डिमांड को पढ़ते हैं. तो दिस इज द राइट आंसर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट. Once again there is the question about scarcity. Scarcity means, scarcity का मतलब क्या होता है? Increase of resources, shortage of resources, constant resources, both A and B. क्या scarcity का मतलब है resources increase होना, resources का कम पड़ जाना, resources same constant level पे रहना, या both A and B? तो अभी हमने बोला था scarcity means when demand is greater than supply. ठीक है, जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगी तो उसको कहा जाता है स्कार्सिटी. तो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज जब होगी, जब रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगी, तभी तो हम कहेंगे कि जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, उसी का मतलब है कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा. तो जब शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा तभी स्कार्सिटी होगी. सो दिस इज द राइट आंसर. जब इंक्रीज इन रिसोर्सेज होगा तो उस टाइम तो स्कार्सिटी नहीं होगी. कांस्टेंट रिसोर्सेज उस टाइम भी नहीं होगी, लेकिन जब शॉर्टेज होगी रिसोर्सेज की तो दैट विल बी नोन एज स्कार्सिटी. क्वेश्चन नंबर 20 इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है? ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में भी. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. ऑल दीज, all of the above, all these are the central problems of an economy. तो ये सारी जो है what to produce, how to produce and for whom to produce, ये सारी चीजें जो है, ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों problems जो है, these are the three central problems of an economy. So friends, this was today's lecture. These were the basic questions. These were the questions about basic concepts and principles of economics. तो इसमें थोड़े कम ही क्वेश्चंस थे क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा ही टॉपिक है. इस लेक्चर से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन कौन से एंगल्स जो हैं टच करने हैं, एक टॉपिक के कौन कौन से एंगल्स जो है वो हमें इंक्लूड करने हैं टॉपिक में. तो इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. We will meet in the next lecture, but before concluding, I would like to request all the friends who are watching this YouTube channel to subscribe our channel, ताकि जो नए लेक्चर्स आएंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके टॉपिक्स जो हैं सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, वन बाय वन उन सभी टॉपिक्स पे MCQ हम अपलोड करते रहें. ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए इसमें 20 MCQs ही हमने तैयार किए थे. बाकी जो भी आगे बड़े बड़े टॉपिक्स आएंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम MCQs तकरीबन एक सेक्शन में तकरीबन आपको 500 से ज़्यादा MCQs
मिलनी चाहिए, हमारी कोशिश यही रहेगी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम आगे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।